दुर्भाग्य। विवाह के बाद नववधू को लेकर जब बैरिस्टर राधा रमन घर लौट रहे थे, तब रास्ते में ही एक रेल दुर्घटना हो गई। कई बाराती घायल हो गए। दो का तो घटनास्थल पर ही अंत हो गया। मरने वाला एक लॉ का विद्यार्थी था और दूसरे थे स्वयं बैरिस्टर राधा रमन। मृत्यु के कुछ क्षण पहले एकाएक राधा रमन ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। पास ही बैठे हुए अपने मित्र जयकृष्ण से कहा, कल्याणी को तुम्हें सौंपता हूँ। यह चाहे तो इसका विवाह भी कर देना, इसे कोई कष्ट न होने पाए। अधिक वह कुछ बोल ना सके और उनका प्राणांत हो गया। घायल बारातियों के साथ नववधू कल्याणी को लेकर जयकृष्ण घर आए। 2 दिन पहले कल्याणी के सौभाग्य पर बहुतों को ईर्ष्या हुई थी। आज घर घर में उसके दुर्भाग्य की चर्चा थी। उसका मुंह देखना तो दूर, सौभाग्यवती स्त्रियां उसकी छाया से भी डरती थी। वे सोचती, यह स्त्री कितनी अभागी है कि इसके परिवार में तो कोई था ही नहीं। विवाह का कंगन भी न छूटने पाया था और वैधव्य मुंह बाए निगल जाने को खड़ा हो गया। वरना क्या उसी दिन उसी ट्रेन में रेल दुर्घटना होनी थी। कुछ भी हो, घर घर बड़ी बूढ़ी स्त्रियों में यही चर्चा थी कि यह अपने सत्यानाशी पैरों से जिस घर जाएगी, उसी घर में कोई दिया जलाने वाला न रह जाएगा। धीरे धीरे यह बात जयकृष्ण की पत्नी मालती ने भी सुनी। पति और संतान के लिए हिंदू नारी क्या नहीं कर लेती। उसके कल्याण के लिए अपना तन मन सभी कुछ निछावर कर सकती है प्रसन्नता से, और जिस बात में उनके किंचित मात्र भी अहित की शंका होती है, वह काम हिंदू नारी कभी कर ही नहीं सकती। मालती का जी अंदर ही अंदर घबरा उठा। वह क्या करे? उसे तो अभागिन कल्याणी पर भी दया आती थी। किंतु जिस दिन जयकृष्ण का जरा सिर दुखता था, बच्ची उपमा जरा भी अनमनी हो जाती, उस दिन ऐसा जान पड़ता जैसे कल्याणी का दुर्भाग्य मुंह खोले उसे निगलने को दौड़ा आ रहा है। पर उपमा को यह अपनी चाची कल्याणी बहुत अच्छी लगती थी। कल्याणी के आने के बाद उपमा सदा उसी के पास रहती खेलती, उसी के हाथ से नहाती और दूध पीती। रात में सोने के बाद ही मालती उसे ले जा सकती थी। वह बालिका जागते में अपनी चाची को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मालती को यह बात पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उपमा उससे इतनी हिल मिल जाए। दबी जबान में उसने कई बार पति से कहा, कल्याणी को कहीं भेज दो। किसी की जवान विधवा आज 6-6 महीने से अपने घर में है, लोग क्या कहते होंगे। और जयकृष्ण सदा हंसी में बात टाल देते, तुम क्यों घबराती हो? कहने वाले मुझे ही तो कहेंगे। विधवा जवान हो या बूढ़ी, तुम्हें तो कोई कुछ भी ना कहेगा। किंतु जिस बात से मालती सबसे अधिक डरती थी, वह बात जयकृष्ण से कभी कह ना सकी। वह कैसे कहे कि वह भी इन बूढ़ियों की बात पर विश्वास करती है। उसे रात दिन अपने पति और बच्ची के अमंगल की आशंका बनी रहती है। धीरे धीरे 7 महीने बीत गए और जयकृष्ण कुछ भी निश्चय ना कर सके कि वे कल्याणी के लिए क्या करें। एक दिन नगर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मर जाने से ऑफिस बंद हो गया और वे समय से बहुत पहले घर आ गए। नीचे कोई ना था। ऊपर उपमा की आवाज़ आ रही थी। सोचा वे लोग ऊपर होंगे। ऊपर गए। सीढ़ियों पर चढ़ते ही देखा कल्याणी नहाकर बाल सुखा रही है। खूब लंबे घने काले केशों के बीच गोरा गोरा मुंह बिल्कुल चांद सा लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। ऐसा सौंदर्य तो जयकृष्ण ने कभी देखा ही ना था। अंग प्रत्यंग से यौवन जैसे फूटा सा पड़ता था। क्षण भर निहारने का लोभ जयकृष्ण संवरण न कर सके और तभी कल्याणी की नज़र जयकृष्ण पर पड़ी। उसने सिर ढक लिया। लज्जा की लाली उसके चेहरे पर दौड़ गई। उसका सौंदर्य दूना हो गया। इधर जयकृष्ण का अधीर मन बेकाबू हो चला। वे अब सीढ़ियों से ऊपर जाकर कुर्सी पर बैठ गए। कल्याणी से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कल्याणी। कल्याणी मरी जा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि जयकृष्ण उससे ऐसे समय में कोई भी बात करे जब मालती घर में नहीं है। बात चाहे कुछ भी ना हो, पर मालती को संदेह जरूर होगा, यह कल्याणी जानती थी। वह इसीलिए चुप थी। पर जयकृष्ण फिर बोले। उनकी आवाज़ भारी और स्वर कांप रहा था। कल्याणी,
मृत्यु के समय राधा रमन तुम्हें मेरे हाथ सौंप गए। मेरा कर्तव्य तुम्हें सुखी बनाना है, किंतु सुख का मार्ग तुम्हें ही निश्चित करना होगा। कल्याणी ने आंखें उठाकर जयकृष्ण की तरफ देखा, किंतु देख ना सकी। उनकी आंखों में उसने कुछ देखा, उसे अच्छी तरह ना जान सकी कि क्या था, किंतु उस दृष्टि में कुछ था जिसे कल्याणी सिहर उठी। एक प्रकार की बिजली सी उसके सारे शरीर में दौड़ गई। यह उसका पहला अनुभव था। कल्याणी ने कहा, आप जो ठीक समझे करें, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा होता कि आप बहन जी के आने पर मुझसे बात करते। वे सुशीला बहन जी के घर गई हैं। अच्छा, उनके आने पर ही मैं बात करूंगा कल्याणी, कहते हुए जयकृष्ण बाहर चले गए। मालती को यह बात मालूम होगी या स्वयं कल्याणी कह देगी, किंतु अगर आते ही उपमा ने कह दिया कि बाबू चाची के पास ऊपर बैठे थे तो तुरंत तूफान खड़ा हो जाएगा। इसलिए कल्याणी उसे कहानी कहकर बहलाने लगी। कल्याणी को लेकर कभी घर में तूफान खड़ा हो जाता तब उसका जी चाहता था कि धरती फटे और वह उसमें समा जाए। वह नहीं चाहती थी कि वह उनके सुखमय जीवन में विषाद का कारण बने, इसलिए सबसे छिपी छिपी रहती थी। वह यही चाहती थी कि किसी को उसके अस्तित्व का पता ना लगे। अभागिन नारी, जिसे परमात्मा ने सौंदर्य देते समय इतनी उदारता दिखलाई थी, उसके भाग्य में सुख का एक क्षण भी ना लिखा था। सुशीला के यहाँ मालती को बहुत सी बातें सुनने को मिली। सुशीला की सास ने यहाँ तक कहा, दुल्हन, तुम्हें तो अभी अच्छा लगता होगा, सहेली मिल गई है, पर वह कुलच्छिनी है, तुम्हारा घर भी चौपट कर देगी। उस छूत को निकाल बाहर करो। मालती निश्चय करके लौटी थी कि आज वह जयकृष्ण से जरूर कहेगी कि अब वह कल्याणी को अपने घर में ना रख सकेगी। बहुत दिन रह चुकी। लौटते ही उसने देखा कि जयकृष्ण कमरे में लेटे अखबार पढ़ रहे हैं। उसने अंदर आकर घंटी के बटन दबा दी। उपमा सो गई थी। कल्याणी नीचे आई। मालती ने उसे चाय तैयार करने को कहा। सोचा चाय पीने के बाद कहूंगी, किंतु रहा ना गया। दफ्तर पहुंची। जयकृष्ण ने अखबार रख दिया। पत्नी का वे बहुत आदर करते थे। मालती पास जाकर बैठ गई। बोली, मैं अभी सुशीला के घर गई थी। सब लोग इस बात से बहुत असंतुष्ट हैं कि हम लोग कल्याणी को अपने घर में रखे हुए हैं। वे लोग कहते हैं कि उसे कहीं और भेज देना चाहिए। जयकृष्ण की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। उन्होंने कहा, तो जाकर उसे हाथ पकड़कर निकाल दो। उनके स्वर में रूखापन था। उन्होंने करवट बदल ली। मालती चुपचाप चली गई। उसने सोचा, जान पड़ता है कि यह जीवन भर के लिए यहाँ आई है। कल्याणी चाय तैयार करके चाय की मेज पर सजाकर ऊपर चली गई। चाय पीते पीते जयकृष्ण ने पत्नी से कहा, जिसे ईश्वर ने ही कष्ट देने में कोई कसर नहीं की, उसे हम और क्या कष्ट दे। मरते समय राधा रमन उसे मेरे हाथों में सौंप गए हैं। कुछ दिन और बीत जाने दो। 1 साल के बाद वह जो चाहेगी वही कर देंगे। पढ़ना चाहती है तो वहाँ भेज दूंगा। चाहेगी तो उसका पुनर्विवाह भी कर सकते हैं, पर वह मुझे या तुम्हारी बच्ची को नहीं खा सकती। बेफिक्र रहो। लोग कहते हैं बकने दो। दुनिया में हर किसी को प्रश्न रखने की कोशिश करने वाला किसी को भी प्रश्न नहीं रख सकता। मालती बोली, मैं यह नहीं कहती कि उसे आज ही कहीं भेज दो, पर 15 दिन बाद मुझे माँ के घर जाना पड़ेगा। मेरी भतीजी का ब्याह है। कल्याणी यहाँ अकेली रहेगी। जयकृष्ण बोले, अकेली क्यों रहेगी, उसे भी साथ ले जाना। मालती ने उत्तर दिया, साथ कैसे ले जाऊंगी, सगुन साहित्य के दिन लड़की पर इसकी छाया पड़ी तो। लोग तो बड़ी बूढ़ी विधवा की छाया से भी हल्दी चढ़ी लड़की को बचाते हैं। फिर जान न पहचान ऐसी स्त्री को जबरदस्ती उनका मेहमान क्यों बनाऊं? उन्हें अच्छा ना लगे तो? जयकृष्ण खींच कर बोले, तो फिर कल्याणी यहीं रहेगी। बुधिया की माँ को दिन भर रहने को कह देना, उसे कुछ और पैसे दे दिए जाएंगे। ना चाहते हुए भी आखिर एक दिन कल्याणी को घर में अकेली छोड़कर मालती को जाना पड़ा। जाते समय बुधिया की माँ को उसने अच्छी तरह समझा दिया कि बाबूजी को खाना वही परोसेगी। कल्याणी से भी कह दिया था
वह बाबूजी से जैसा पर्दा करती थी वैसा ही करती रहे और बुधिया की माँ रात दिन यहीं रहे। मालती चली गई। अब जय कृष्ण प्रायः देर से जाते और जल्दी लौट आते। कभी कभी वे दफ्तर जाते ही नहीं। यह बात ध्यान देकर कल्याणी ने देखी। बुधिया की माँ जो चौकीदारी पर नियुक्त थी वह कुछ समझ ना सकी। पहले ही दिन खाना परोसने गई थी। जय कृष्ण की एक डांट लगते ही लौटकर बोली, बहू तुम ही परोसो, मुझसे ना बनेगा। बाबूजी खुशांत हैं। कल्याणी को खाना परोसकर खिलाना ही पड़ा। यही तो जय कृष्ण चाहते थे। खाना खाते खाते जय कृष्ण बोले, कल्याणी तुमने अपने भविष्य के विषय में क्या निश्चित किया है, कुछ कहोगी? कल्याणी संकोच के साथ बोली, मैं क्या निश्चय करने लायक हूँ? मुझे दुनिया का अनुभव ही क्या है। गांव में विधवा मौसी के साथ रहती थी। एक दिन वही सुना कि मेरा विवाह होने वाला है। किससे होने वाला है नहीं जानती थी। फिर आप लोग बिहाने आए और जो कुछ हुआ सब आपके सामने है। तब से आपके ही आश्रय में हूँ। आपको छोड़कर, आपके इस घर को छोड़कर कहीं कोई मेरा अपना नहीं है। सुना है विधवा मौसी भी अब इस संसार में नहीं है। फिर मैं क्या निश्चय करूं, आप ही कहिए। जय कृष्ण बोले, शादी होना ना होना दोनों बराबर हैं। पति की तुमने अच्छी तरह शायद शक्ल भी ना देखी होगी। पुनर्विवाह करना चाहोगी